Good evening, students. So, we are done with the multiple choice questions of chapter number 10, class 12th, biology, that is microbes in human welfare. Now, we will start with very short answer type of questions. Very short, maybe we are done with question number 1 and 2. So, we will straight start with question number 3 or very short answer type of questions. On your left screen, you can see the questions of NCERT exemplar, and on the right screen, I'll tell you the explanation. Okay. So let's start with question number 3 of very short answer type of questions for chapter number 10, Microbes in Human Welfare. I am Gunjan Sharma, MBBS student at AIMS, Nagpur. So question number 3 is asking, name a microbe used for statin production. How do statins lower blood cholesterol levels? तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि एक माइक्रोब का नेम बताइए जो स्टैटिन प्रोडक्शन में काम आता है और कैसे जो स्टैटिन्स होते हैं वो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जब एमसीक्यूज करे थे सॉल्व तब भी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि कैसे स्टैटिन्स जो होते हैं वो किस माइक्रोब से प्रोड्यूस होते हैं और वो कैसे आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, वी विल अगेन रिमाइंड व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट सेशन। ठीक है, तो जो माइक्रोब था वो देखिए आप राइट स्क्रीन पे अंडरलाइन कर रखा है रेड कलर से, मोनोस्कस परफ्यूरियस आपको दिख रहा होगा। ये एक माइक्रोब है, ये यीस्ट होता है, दिस इज नॉट बैक्टीरिया। पीपल ऑफन कंफ्यूज मोनोस्कस परफ्यूरियस कि ये बैक्टीरिया होता है, लेकिन नहीं, ये एक यीस्ट होता है जो आपके स्टैटिन को प्रोड्यूस करने में काम करता है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिन में काम करता है ये। तो आप यही लिखेंगे, द ईस्ट मोनोस्कस परफ्यूरियस इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिन। ठीक है, तो स्टैटिन जो होता है वो क्या करता है, स्टैटिन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है एंजाइम को। ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आपका कोलेस्ट्रॉल बनाने का एक एंजाइम होता है हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन कैसे होगा, फैट, ऑयल्स, ये सब आप खाने के थ्रू खाएंगे, ये सारे के सारे जो फैट ऑयल्स है ये आपके ब्लड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक एंजाइम होगा जो एंजाइम इन फैट और ऑयल्स को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल सी। ठीक है, इस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है ये ईस्ट जिसका नाम है मोनोस्कस परफ्यूरियस। ठीक है, तो इसलिए ये अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा ये ईस्ट तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा, तो अपने आप ये ईस्ट कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम कर देगा अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ये स्टैटिन काम करता है। तो स्टैटिन का मेन फंक्शन क्या है, स्टैटिन इस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है। ये जो स्टैटिन है ये इस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करेगा। मोनोस्कस परफ्यूरियस नाम का ईस्ट होता है जो इस स्टैटिन को बनाता है। एक्चुअली ये खुद ईस्ट ही होता है जिसको हम बाद में जाके स्टैटिन बोल देते हैं, अदरवाइज इट्स नथिंग एल्स। ओके, तो दैट्स हाउ स्टैटिन वर्क्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग, व्हाई डू वी प्रेफर द टू कॉल सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें बोला है कि जो सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग दिखा रखा है। तो पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट पे गौर करते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे कैसे होता है। तो जो रो सीवेज है, मतलब जो गंदा पानी है, ठीक है, सीवेज का जो पानी है वो आता है, ठीक है, सीरीन के थ्रू वो कम्युनिटर्स में चला जाता है। यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे ग्रिफ्ट चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे पानी सेटल डाउन होता है, मतलब पानी के अंदर जो भी मिट्टी वगैरह, ये आप देख सकते हो फर्स्ट जो ग्रिफ्ट चैम्बर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चैम्बर बना हुआ है, यहाँ पे मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो गई है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है सारी यहाँ से डिस्पोज कर जाती है, बाकी जो ऊपर ऊपर का पानी है वो प्राइमरी टैंक में जाता है। तो ये हो गया पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी टैंक के अंदर भी स्लज वगैरह जो होता है वो वहां से सेटल डाउन कर जाते हैं। अब जो ऊपर का जो पानी है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा। अब क्वेश्चन आपका प्राइमरी नहीं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे है। क्वेश्चन ने बोला कि ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप देख रहे हो वेस्ट वाटर का, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं। देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट को बोलते हैं मैकेनिकल ट्रीटमेंट।
एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी को बोलते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर तुमने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, बस टैंक्स हैं जहाँ पे सेटलिंग डाउन हुआ है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे एक एरेशन टैंक नाम की चीज है जिसमें सबसे पहले पानी जा रहा है। एरेशन टैंक के अंदर क्या होता है? एरेशन टैंक के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एरेशन के नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल्स भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो भी आपकी गंदगी है उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए पानी यहाँ पे चला गया। अब पानी यहाँ पे एरेशन टैंक में गया, वहां पे बैक्टीरिया ने गंदगी खाई, तो जो गंदगी थी वो एक्टिवेटेड स्लज कहलाती है। उस एक्टिवेटेड स्लज को एयर कंप्रेसर में डाल दिया जाता है, ये एयर कंप्रेसर है। फिर जो बचा हुआ पानी है उसको दूसरे टैंक में डाला जाता है, जिसको हम सेकेंडरी क्लेरिफायर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी जो गंदगी है वो यहाँ पे चली जाती है, उस गंदगी को रिटर्न किया जाता है एरेशन टैंक में। ये जो देख रहे हो यहाँ से पानी गया, अब ये पानी दोबारा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, देखिए ये साइकिल बन रहा है ना। उसके बाद ये टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्यों बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो इसका आंसर सीधा सा ये है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जा रहा है, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। बायोलॉजी के नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, जहां भी बायोलॉजी का नाम आ रहा है उसका मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो वन वर्ड वन अभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है, तो वन लाइन आंसर ही होगा इसका। तो आंसर मैंने लिखा है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिकॉज इट यूजेस ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स एंड डेट्रिटस फीडर्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को, एंड डेट्रिटस फीडर्स को यूज किया जाता है। फीडर्स भी क्या है? ऑर्गेनिजम्स ही है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो आई होप यू आर नाउ अंडरस्टूड विद द कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फोर न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज। इसमें बोला है कि जो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस होते हैं वो आजकल किस चीज में यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक वायरस का नाम है एनपीवी, दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, ठीक है। पॉलीहाइड्रोवायरस ये है वायरस का नाम। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये आजकल किस चीज में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये वायरस कौन सी जीनस का है। तो ये बैक्यूलोवायरस फैमिली है, ठीक है, और ये पैथोजेनिक वायरसेस होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, बेनिफिट एंड यूज, वो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज डाल दिया है, तो एक बार ये चेक कर लीजिए। दीज वायरसेस आर यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो जो भी खेती करते हैं लोग उनको पता होगा कि खेत के अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो भी पेस्ट क्या है? पेस्ट वो कीड़े और मकोड़े हैं, वो इंसेक्ट्स हैं जो आपके खेत के अंदर जो भी आपकी फसल होती है उन पे फीड करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं पेस्ट। और पेस्टिसाइड क्या होते हैं? पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी वो होती हैं केमिकल्स जो उन कीड़े मकोड़ों को खा जाती है, उनको खत्म करती है, ठीक है, उनको मार देती है। साइड का मतलब होता है मारना, पेस्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, वही कीड़े मकोड़े जो फसल को खाते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड क्या होगा? पेस्टिसाइड ये जो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस है ना, इसको पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट्स और दूसरे जो भी कीड़े मकोड़े हैं जो आपकी फसल को खाते हैं उन पे अटैक कर देते हैं, ठीक है, उनको बीमारियां देते हैं और वो मर जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस को हम पेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? पेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको लिख के आनी है इसके अंदर। मेन पॉइंट तो देखिए इसका यही है, बाकी पॉइंट्स भी हैं तो वो एक बार देख लीजिए। पहला पॉइंट तो है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड ये जो भी आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स होते हैं उनको जाके इन्फेक्ट करेंगे, उनको खा जाएंगे, उनको मार देंगे। तो ये क्या होते हैं? ये वायरसेस होते हैं। फिर नैरो स्पेक्ट्रम डू नॉट अटैक नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एक और जो खासियत है इनकी वो ये है कि नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये है
कि जो भी अच्छे अब फसलों के ऊपर 2 तरह के कीड़े-मकोड़े होते हैं। एक होते हैं जो उनको खाते हैं और एक होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जो अच्छे वाले होंगे ना, जो फसल के लिए पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, जो अच्छे होंगे, उनको ये नहीं मारेंगे। इसलिए ये नैरो स्पेक्ट्रम के होते हैं तो और अच्छी बात है। स्पीशीज़ स्पेसिफिक आप इनको बोलोगे, फर्स्ट पॉइंट स्पीशीज़ स्पेसिफिक बोलोगे कि उन्हीं को खाते हैं, उन्हीं को मारते हैं जो फसल खराब करते हैं, जो पेस्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट आप बोलोगे नैरो स्पेक्ट्रम कि भई ये उनको नहीं मारेंगे जो अच्छे होते हैं एंड थर्ड पॉइंट है इको फ्रेंडली। ठीक है, इको फ्रेंडली क्यों बोला है इसको? इको फ्रेंडली इसलिए बोला है ड्यू टू बीइंग अ नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर नॉट किल्ड, इसलिए इको फ्रेंडली बोला है। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको ये नहीं मार रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इको फ्रेंडली आल्सो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के आना है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपको दे रखा है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस का। देखिए ये वायरस है, ठीक है, और ये सारे के सारे इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स है। तो ये जो वायरस होता है ये इन सबको किल कर देता है, तो यहाँ पे किलिंग का साइन बनाया है, इसलिए इसको इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 6। Question number 6 is saying how has the discovery of antibiotics helped mankind in the field of medicine? अब आप सब डॉक्टर्स बनने वाले हैं। आप सब में से लोग डॉक्टर्स के पास दिखाने भी गए होंगे जब बीमार पड़े होंगे और आप सब डॉक्टर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक चीज जो आप कभी नहीं भूल सकते हो, डॉक्टर के पास गए होगे तब या फिर आप अगर अभी से ड्रीम कर रहे हो डॉक्टर बनने का तो आपको सबसे पहले आती है मेडिसिन। कितनी सारी मेडिसिन है हमारे इस फील्ड में और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो यूज मेडिसिन होती है अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन होता है डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देता है जिससे वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। एंटीबायोटिक का नाम आपको समझना है पहले, एंटीबायोटिक। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, कोई चीज किसी के अगेंस्ट है, ठीक है। एंड बायोटिक का मतलब है, इसका मतलब तो हो गया अगेंस्ट, एंटी का मतलब, और बायोटिक का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। बायोटिक, बायोटिक से बायो निकला, बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाती है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक, तो क्वेश्चन में बोला है कि कैसे डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक ने मेडिसिन के फील्ड में हेल्प की है। तो इसका एक और अच्छा आंसर यही है कि एंटीबायोटिक्स हैव क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। Many infectious disease which were incurable earlier can now be treated with antibiotics। ये बात तो सही है। आपको लिख के आना है कि एंटीबायोटिक्स ने एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला दिया है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज थी जो पहले ट्रीटेबल थी ही नहीं, ठीक है, जो इनक्योरेबल थी, अब वो एंटीबायोटिक से हेल्प से ट्रीट की जा सकती है। तो एंटीबायोटिक्स हैव हेल्प्ड इन सेविंग मिलियंस ऑफ लाइफ। ठीक है, एंटीबायोटिक ने हेल्प किया इन सेविंग मिलियंस ऑफ लाइफ, तो आपको ये लिख के आना चाहिए। नाउ अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये तो आपको समझ आ गया ना एंटीबायोटिक्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, व्हाई इज डिस्टिलेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो इसके अंदर ये पूछा है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्यों जरूरी है कुछ ड्रिंक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको समझना है कि क्यों जरूरी है। डिस्टिलेशन का पहले मतलब समझिए कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन का मतलब है कि आप किसी चीज को इतना प्योर, डिस्टिल वाटर आप यूज करते हैं ना टर्म, जब भी आप कोई मतलब घर पे जो आपके फिल्टर लगे हुए हैं या फिर आपने एड्स भी देखी होंगी और कहीं आप जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में तो आपने एक टर्म देखा होगा डिस्टिल वाटर। क्या होता है डिस्टिल का मतलब? डिस्टिल का मतलब होता है कि अल्ट्रा प्योर, एकदम प्योर करके जो चीज आपको मिल रही है, सारी गंदगी, सारे दूसरे मिनरल्स हटा के, उसको डिस्टिल बोला है। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ भी वही केस है, डिस्टिल अल्कोहल भी होते हैं। डिस्टिल अल्कोहल का मतलब ये है कि जैसे पानी को हम डिस्टिल करते हैं तो पानी का जो H2O है वो बढ़ता है और बाकी जो छोटे मोटे मिनरल्स थे वो सब निकल जाते हैं, गंदगी है वो निकल जाती है। तो अल्कोहल का केस भी है, अगर अल्कोहल को हमने डिस्टिल किया, अल्कोहल को हमने अगर डिस्टिल किया तो अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हम टर्म यूज करते हैं, वो बढ़ जाएगा, दैट विल इंक्रीज, क्योंकि बाकी के मिनरल्स, बाकी का पानी वानी सब निकल जाएगा और बस अल्कोहल ही बचेगा अगर हम अल्कोहल के लिए डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो।
ठीक है, तो अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो डिस्टिलेशन हम करते हैं, ठीक है, ये डिस्टिलेशन क्यों जरूरी होता है? तो सिंपल सा आंसर आप इसका यही देंगे कि ये डिस्टिलेशन जरूरी इसलिए होता है जिससे अल्कोहल का कंटेंट कुछ ड्रिंक्स में बढ़ जाए, है ना? इसलिए देखा होगा अगर आपने आगे जाके जब आप ये एमबीबीएस में आओगे तो आप मेडिसिन सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे तो आपको ये सब पढ़ना होगा कि कौन से ड्रिंक के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है। देन यू विल स्टडी कि वगैरह जो अल्कोहल होते हैं उनके अंदर 50% 40% होता है, ठीक है। जो बाकी के जो लेस हार्ड ड्रिंक्स होती है जैसे आपकी बियर वाइन होती है उनके अंदर 5 to 6 7 to 8% ही अल्कोहल होता है। तो ये जो जितना ज्यादा डिस्टिलेशन हम करते जाते हैं उतना ज्यादा अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ता जाता है जैसे हार्ड ड्रिंक्स के अंदर होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? तो बस इसका आंसर आप यही लिख के आओगे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे, द प्योरिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेशन ग्रोथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन ऑफ द लिकर। ठीक है, पहले तो डिस्टिलेशन का डेफिनेशन लिख देना। क्या डेफिनेशन है? प्योरिफिकेशन ऑफ द फर्मेंटेशन ग्रोथ, प्योरीफाई करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है? दिस इज डन टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द ड्रिंक। नाउ अल्कोहल कंटेंट के बारे में बात की है तो वही बात मैंने की है यहाँ पे, विस्की ब्रांडी एंड रम गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन so as to increase the alcohol content in these drinks. On the other hand, wine and beer have less concentration of alcohol as distillation is not carried out of for these drinks. ठीक है, तो इसलिए विस्की ब्रांडी रम इन सब के अंदर अल्कोहल कंटेंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इनमें डिस्टिलेशन होता है, और वाइन बियर इनके अंदर डिस्टिलेशन नहीं होता है इसलिए इनके अंदर अल्कोहल का कंटेंट लेस होता है, अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन लेस होता है। तो आप रीजन लिख के आओगे टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द ड्रिंक। आई गेस आई एम क्लियर विद द क्वेश्चन नाउ। तो अभी हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन बोल रहा है राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एस्परजिलस नाइगर, क्लोस्ट्रिडियम ब्रुटालिकम एंड लैक्टोबैसिलस शेयर। तो आपको यहाँ पे 3 ऑर्गेनिजम्स दिए हैं। एस्परजिलस नाइगर तो फंगस है, चलो आप ही बताइए देख के। क्लोस्ट्रिडियम ब्रुटालिकम क्या है? क्लोस्ट्रिडियम ब्रुटालिकम भी बैक्टीरिया है। एंड लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये सब आप श्योर करके बताना कि ये सब क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आपका कि इन 3, अब क्वेश्चन में पूछा कि एस्परजिलस नाइगर है, क्लोस्ट्रिडियम ब्रुटालिकम है और लैक्टोबैसिलस है। तो एस्परजिलस नाइगर तो फंगस है, क्लोस्ट्रिडियम आपका बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन तीनों ऑर्गेनिज्म का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो ये तीनों की तीनों सेम शेयर करते हैं। पहला तो आप ये लिखोगे फर्मेंटेशन। तीनों के तीनों जो ऑर्गेनिजम्स है ये फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। एस्परजिलस नाइगर, क्लोस्ट्रिडियम एंड लैक्टोबैसिलस तीनों, so that carry out the process of fermentation. Fermentation का मतलब क्या है? Fermentation is a process by which organisms are able to derive energy from organic compounds under anaerobic conditions. तो fermentation में क्या होता है? एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं, तो उसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये तीनों ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिक एसिड निकल के बन जाते हैं, तो वो हमें प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑर्गेनिजम्स ये काम करते हैं। यहाँ पे तीनों ऑर्गेनिजम्स का छोटा सा डायग्राम दिया है। एस्परजिलस नाइगर जो है वो ऐसा दिखता है, देखिए ये फंगस है। लैक्टोबैसिलस जो है वो लंबे लंबे जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये लैक्टोबैसिलस के सेल है। लैक्टोबैसिलस, बैसिलस का मतलब होता है रोड शेप, तो ये देखिए रोड शेप बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रिडियम ब्रुटालिकम भी रोड शेप बैक्टीरिया है जो आपको ग्रीन ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स ये जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं वो एक बार लिस्ट मैंने लगाई है यहाँ पे, वो देख लीजिए। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोडक्ट होता है इनके लिए। और कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है? एस्परजिलस नाइगर फंगस होता है, वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। क्लोस्ट्रिडियम ब्रुटालिकम बैक्टीरिया होता है, ये ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो इनके नाम में ही लिखा है, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्रुटालिकम से ब्यूटारिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, वो करेगा सिट्रिक एसिड। तो आप इधर ही याद कर लीजिए कि कौन से ये
करेगा ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस, और ये जो ऑर्गेनिक एसिड बन रहे हैं ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स को ये प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ह्यूमन बींग इन ऑर्गेनिज्म को यूज करके उनसे फर्मेंटेशन करा के एनारोबिक कंडीशंस देके ये प्रोडक्ट निकलवा रहे हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ पे यूज होता है? इफ यू नो, दही के अंदर होता है। कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस बनाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड कहाँ पे होता है? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है। कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर बनाता है, ठीक है। Question number ninth. What would happen if our intestine harbors microbial flora exactly similar to that of found in rumen of cattle? तो क्वेश्चन नंबर 9th बोल रहा है कि क्या होगा अगर हमारे मतलब ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन के अंदर भी वही फ्लोरा होगा जो एक कैटल के रुमेन में होता है। रुमेन क्या होता है? जो भी कैटल्स होती है ना, कैटल्स मतलब काउ, बफलो, है ना, और ये सब जो भी कैटल होती हैं, गोट, काउ, बफलो, इनका रूमेन होता है। रूमेन क्या होता है? रूमेन इनके पेट को बोलते हैं। इनका वो पेट जो फूड को स्टोर करके रखता है उसको बोलते हैं हम रूमेन, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि क्या होगा अगर जो हमारा ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोग, हमारे अंदर भी वही माइक्रोफ्लोरा होगा जो आपके इनके रुमेन के अंदर है। ओके, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। तो नाउ विल सी कि क्या हो सकता है इसका आंसर, और क्या हम दिमाग लगा के देखते हैं। तो पहले तो आप डिफाइन करो कि रुमेन क्या होता है। तो रुमेन ऑफ कैटल कंटेन मिथानोजेंस लाइक मिथानोबैक्टीरियम। जो कैटल का रुमेन होता है, एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ, समझ जाओगे आप। ये देखिए, ये घास चल रही है, ये एक बफलो है। ये जो बफलो सॉरी, दिस इज अ काउ, एंड ये काउ घास चल रही है। तो ये जब खाना खाती है तो पीछे जाके खाना इसका यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ये स्टोर कर सकती है। फिर इसको बाद में भूख लगेगी और आसपास घास नहीं होगी तो ये इसी खाने को डाइजेस्ट करके एनर्जी निकालेगी, वापस लेके आएगी इधर और इसको चर्न करेगी और अंदर भेजेगी पेट और इंटेस्टाइन के थ्रू। तो यहाँ से इसका एनर्जी निकलेगा। इसको बोलते हैं रुमेन। रुमेन इज द स्टमक ऑफ कैटल। और इसके अंदर देखिए मिथानोबैक्टीरियम यहाँ पे ब्लू ब्लू करके मार्क करके दे रखा है। तो बेसिकली जो कैटल का रुमेन होता है उसके अंदर मिथानोबैक्टीरियम होता है, मिथानोजन्स होते हैं। मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोजन्स क्या होते हैं? आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। मिथानोजन्स, मिथानोबैक्टीरियम वो होते हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये, ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए होती है इसलिए एनारोबिक बोला है, और बिना ऑक्सीजन के हेल्प से ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इनकी मीथेन गैस निकलती है इसलिए मिथानोजन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो जो रुमेन ऑफ कैटल होता है उनके अंदर मिथानोबैक्टीरियम होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो सेल्यूलोज को ब्रेक करते हैं। बेसिकली जो ये काउज और बफलोज होती है ना, ये सब घास खाती है। तो घास के अंदर मेजोरिटी जो फाइबर होते हैं, है ना, वो होते हैं सेल्यूलोज फाइबर्स। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं मिथानोजन्स वगैरह, वो इन फाइबर्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं। तो आपको यही लिखना है कि दैट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज, दस हेल्पिंग द कैटल टू derive energy from raw plant material that it feeds on। तो अगर आप सोचिए कि ये वाला जो मिथानोजन बैक्टीरिया यहाँ पे दिखा रखा है, ये तुम्हारे तुम्हारे इंटेस्टाइन में आ जाए, ठीक है, तुम्हारे खुद के इंटेस्टाइन में आ जाए तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, अगर ह्यूमंस के पास मिथानोजेंस हुआ, ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे पॉइंट मैंने नोटिस कर रखा है, डाल रखा है। अगर ह्यूमन के पास मिथानोजन हुआ तो जो डाइजेशन होगा सेल्यूलोज का वुड हैव बीन पॉसिबल। जो सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा वो पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि मिथानोजन तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए रॉ प्लांट प्रोडक्ट्स वुड हैव बीन अ स्टेपल फूड फॉर ह्यूमन। तो अगर हमारे पास भी मिथानोजन आ गया तो हम भी ये बफलो और काऊ की तरह घास फूस खाने लग जाएंगे बिना पकाए, ठीक है, बिना पकाए खाएंगे क्योंकि हमारे अंदर भी मिथानोजन है और मिथानोजन बिना पके फूड को तोड़ सकता है, उनको डाइजेस्ट कर सकता है। तो जो रिक्वायरमेंट होगी कुकिंग की वो खत्म हो जाएगी उस केस में। और जो फीकल मैटर होगा वो बहुत सारा मिथानोजन होगा। जो हम फीकल मैटर फिर प्रोड्यूस करेंगे उसमें भी बहुत ज्यादा मिथानोजन होगा, इसलिए फीकल मैटर को हम बायोगैस प्लांट के अंदर भी काम में ले पाएंगे। आपको मैंने बताया था बायोगैस प्लांट्स के अंदर मोस्टली जो होता है हम क्या काम लेते हैं, काउडंग्स वगैरह काम में लेते हैं। तो अगर हमारे अंदर भी मिथानोजन बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, हमारा फीकल मटेरियल के अंदर भी मिथानोजेंस जाएंगे। हम क्यों लेते हैं काउडंग यूज बायोगैस प्लांट में? क्योंकि उनके अंदर मिथानोजेंस होते हैं।
यही तो रीजन था ना। तो अगर हमारे फीकल मटेरियल में भी मिथानोजेंस हुए तो वी कैन यूज दैट इन बायोगैस प्लांट्स। तो ये सब चीजें होंगी जो बदल जाएंगी अगर हमारे पास भी मिथानोजेंस आ गए तो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। गिव एनी टू माइक्रोब दैट आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। इसमें दो माइक्रोब्स का यूज वो पूछा है, नाम पूछा है जो बायोटेक्नोलॉजी, हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बायोटेक का ही तो चैप्टर है, मतलब कि बायोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी में, है ना। हमारा ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मतलब बायोटेक कर रहे हैं, है ना। तो इसमें पूछा है कि दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम बताओ जो काम में आते हैं बायोटेक में। तो पहला नाम जो निकल के आना चाहिए आप सबके मुंह से वो आना चाहिए इस्केरिकिया कोलाई, दैट इज ई कोलाई। क्यों? क्योंकि ई कोलाई का आप यूज कितनी जगह पढ़ने वाले हो, ठीक है। ई कोलाई एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1। EcoR1 इस एंजाइम को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये ई कोलाई से बनता है। EcoR1 is used as a restriction enzyme to cut specific nucleotide sequence of DNA। जो EcoR1 है restriction endonuclease 1 एंजाइम, ये काम में आता है एज अ restriction enzyme to cut specific nucleotide sequence of DNA। restriction एंजाइम की तरह ही काम में आता है to cut specific nucleotide sequence of DNA। DNA का जो भी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उनको काटने के लिए इस एंजाइम का यूज किया जाता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो दिस इज यूजफुल इन क्रिएटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए ये काम में आता है रिस्केरिकिया कोलाई, ठीक है। क्या नाम है इसका? इस्केरिकिया कोलाई। तो एन एंजाइम कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoR1 is taken from Escherichia coli and EcoR1 is used as a restriction enzyme to cut specific nucleotide sequences of DNA। This is used in creating recombinant DNA। तो जो भी आपकी जेनेटिक की बायोटेक टेक्नोलॉजी वाली हम चीजें करेंगे आगे जाके, आपका एक अलग से चैप्टर भी है बायोटेक के जिसके अंदर आप पढ़ोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए जाते हैं, है ना। तो वहां पे इस एंजाइम का काम आएगा जो इस्केरिकिया कोलाई बनाता है। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आते हैं हम। दूसरा ऑर्गेनिज्म है हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई भी आपका वही था, बैक्टीरिया था। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस भी आपका बैक्टीरिया ही है। तो इसके अंदर ना ट्यूमिफेशियन से याद रखना, टी से टाई प्लास्मिड। इन बैक्टीरिया के अंदर टाई प्लास्मिड होते हैं। तो ये प्लास्मिड यूज में आते हैं टू ट्रांसफर डिजायर्ड जीन्स इनटू द प्लांट जीनोम हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो आपने ट्रांसजेनिक प्लांट्स का नाम सुना होगा, कुछ ऐसे प्लांट्स जो ह्यूमन खुद बनाता है अपने मनपसंद जीन्स को डाल के। तो उन जीन का जो ट्रांसफर है वो टाई प्लास्मिड के हेल्प से होता है और टाई प्लास्मिड आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप सेकंड यूज बताओगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का और पहला यूज बताओगे आप इस्केरिकिया कोलाई का। आई होप आई एम क्लियर विद यू टिल नाउ। टिल नाउ नो मोर डाउट्स, ठीक है। अभी कोई डाउट्स नहीं होंगे। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज द सोर्स ऑर्गेनिज्म फॉर EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसमें बोला है कि सोर्स ऑर्गेनिज्म बताइए फॉर EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आपका एंजाइम है उसका सोर्स ऑर्गेनिज्म आपने अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा ई कोलाई। तो यू नो द आंसर ई कोलाई। तो मैंने वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है इस्केरिकिया कोलाई। इस्केरिकिया कोलाई सोर्स ऑर्गेनिज्म है फॉर EcoR1 एंड एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को काटता है डीएनए के अंदर। तो ये काम में आता है टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नेम एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो यहाँ पे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का नाम पूछा है। मतलब जैसे हम प्लांट बनाते हैं ट्रांसजेनिक अपने मनपसंद जीन्स को डाल के, ऐसे ही हम क्रॉप्स भी बनाते हैं। उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का आपको दो नाम आपको याद रखना है। एक आप नाम याद रख लो बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और इसके अंदर जीन होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो काम में आता है इन किलिंग पेस्ट्स। पेस्ट को मारने के लिए काम में आता है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। तो बीटी कॉटन नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का और इसके अंदर एक जीन होता है फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो काम में आता है इन किलिंग पेस्ट्स। पेस्ट को मारने के काम में आता है ये।
ठीक है, बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कंटेन्स अ जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis which helps in killing pests, पेस्ट को मारने में काम आएगा। तो ये एक अच्छी फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, अपने डिजायर्ड के जीन्स इसके अंदर डाले हैं। क्यों डाले हैं? क्योंकि जिससे कि पेस्टिसाइड डालने का काम ना हो। पेस्टिसाइड का काम भी एक क्रोप ही कर रही है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा आएगा, कोई भी इंसेक्ट आएगा, आर्थ्रोपोड आएगा इस क्रोप को खाने के लिए, वो खा ही नहीं पाएगा। जैसे ही वो खाएगा वो खुद इंसेक्ट मर जाएगा, क्योंकि इस क्रोप के अंदर ये जीन है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई आर ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट पॉपुलर एज बायोफर्टिलाइजर्स? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्यों पॉपुलर नहीं है एज बायोफर्टिलाइजर्स? तो ये किसी और चीज के लिए पॉपुलर होगा, इसलिए नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? ब्लू ग्रीन एल्गी कैन proliferate इन वाटर एंड कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो पानी के अंदर proliferate कर सकती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट कर सकती है। लेकिन पैडी इज द ओनली क्रॉप विच ग्रोज इन स्टैग्नेंट वाटर। पैडी एक अकेला ऐसा क्रॉप है जो स्टैग्नेंट पानी, मतलब स्टैग्नेंट मतलब जो पानी ठहरा हुआ है, जो बह नहीं रहा है, ठहरे हुए पानी को बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। तो पैडी एक ऐसा फसल है जो ठहरे हुए स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ग्रो करता है। मोस्ट ऑफ द अदर क्रॉप्स डू नॉट नीड स्टैग्नेंट वाटर टू ग्रो। बहुत सारे जो दूसरे फसल है उनको स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी नहीं चाहिए टू ग्रो। दिस इज द मेन रीजन फॉर द लो पॉपुलैरिटी ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी एज बायोफर्टिलाइजर्स। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर proliferate कर जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर, ठीक है। लेकिन पैडी एक ऐसा अकेला क्रॉप है जो स्टैग्नेंट पानी के अंदर ग्रो कर सकता है। दूसरे के जो क्रॉप्स होते हैं उनको स्टैग्नेंट पानी नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, इसलिए लो पॉपुलैरिटी है ब्लू ग्रीन एल्गी की एज बायोफर्टिलाइजर्स। दिस इज द मेन रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस रॉकफोर्ट चीज? तो देखिए रॉकफोर्ट चीज कैसा होता है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ग्रीन कलर के छेद आपको दिख रहे होंगे, येलो कलर का चीज है उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के छेद होंगे। जो ऐसा डायग्राम आएगा तो आप उसको झट से बता देना कि दिस इज रॉकफोर्ट चीज। और जो आपको ये ग्रीन ग्रीन कलर के छेद दिख रहे हैं, इनके अंदर होता है आपका एक फंगस होता है, उस फंगस का नाम होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ये देखिए, ये पेड़ का जैसे ब्रांच होता है ना, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है इस फंगस का। ज़ूम करके मैंने राइट स्क्रीन पे दिखाया है आपको, ऐसे पेड़ की ब्रांच जैसा इसका स्ट्रक्चर है देखिए। इस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा पेनिसिलियम का स्पीसी है जो रॉकफोर्ट चीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? तो उस स्पीसीज का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, तो यही वो चीज है जो यही वो फंगस है जो इस चीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। और कैसे करता है, क्या है इसके पीछे का मैकेनिज्म, वो अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई जो है वो एक फंगस है और ये ब्लू चीज या फिर रॉकफोर्ट चीज को बनाने में हेल्प करता है। इसको ब्लू चीज भी बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई और चीज आपका येलो एंड ब्लू कलर के छेद होंगे। तो क्या होता है आफ्टर कर्ड फॉर्मेशन, मतलब दही बनने के बाद जो स्पोर्स होते हैं इन ऑर्गेनिज्म को, उनको दही के अंदर डाल दिया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स मिलते हैं बाजार में अलग से, ठीक है। तो इन स्पोर्स को दही के अंदर डाल दिया जाता है एंड देन उसके बाद इनको 60 टू 90 डेज के लिए छोड़ दिया जाता है फॉर एजिंग एंड राइपनिंग ऑफ द चीज। मतलब इसको 60 से 90 दिन बनते हैं इस चीज को बनने के लिए, ठीक है। हमने दही बनाया, दही के ऊपर इन ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स को स्प्रिंकल कर दिया और 60 से 90 दिन छोड़ दिए, मतलब 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने के बाद फिर हम निकालते हैं और फिर ये चीज निकल के आता है। ऐसे रॉक कॉटेज चीज बनता है और ये क्यों इतना फेमस है चीज, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म, ठीक है। एंड पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई इज द फंगस व्हिच इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ रॉकफोर्टाई चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट्स इन्वॉल्व इन गंगा एक्शन प्लान। इसमें लिखा है कि भारत के ऐसे स्टेट्स के नाम बताओ जो गंगा एक्शन प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने इंक्लूड किए हैं।
तो पहले तो देखिए गंगा एक्शन प्लान क्या है। गंगा जो रिवर है वो हमारी बहुत ही ऐसे पवित्र रिवर मानी जाती है, हिंदू धर्म में तो खासकर, ठीक है? ऐसे प्योरिटी का सिग्निफिकेंस है आपका गंगा रिवर। तो ये जो रिवर है ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, ये आपको भी पता होगा। देश के अंदर इतना ज़्यादा वो पॉल्यूशन हो रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है साथ में। तो वाटर पॉल्यूशन के चलते दिस पर्टिकुलर रिवर हैज़ बीन पॉल्यूटेड सो मच दैट गवर्नमेंट को एक पूरा प्रोग्राम निकालना पड़ा इसके लिए, जिससे हम इस रिवर को साफ कर दें, ठीक है? तो ये जो रिवर है इसको साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को इंक्लूड किया है। जिन स्टेट्स के अंदर से ये रिवर बहती है मोस्टली उन्हीं स्टेट्स को आप समझ के चलिए कि गंगा रिवर प्लान के अंदर होंगी, ठीक है? तो क्या-क्या स्टेट्स हैं वो एक बार आप देख लीजिए क्या-क्या स्टेट्स हैं। तो देखिए उन स्टेट्स का नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। दोबारा पढ़ती हूँ उत्तराखंड। उत्तराखंड से ये रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, ऊपर से हिमाचल से हो रहा है, हिमालय पहाड़ों से एंड गंगा रिवर आपको पता होगा ऋषिकेश, हरिद्वार सब उत्तराखंड में वहां से निकल रहा है, उत्तर प्रदेश में बहता है, ठीक है? फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बहता है जैसे कि वाराणसी वगैरह आपको सिटीज पता होंगी, फिर बिहार में भी जाता है, फिर झारखंड में भी किसका एक्सटेंशन है, देन वेस्ट बंगाल। तो ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे गंगा रिवर है वहां पे इन सब स्टेट्स को हमें इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान के अंदर, तो आपको ये याद रखना है। नाउ नेम एनी टू इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के नाम बताओ। इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का मतलब है कुछ ऐसे एंजाइम्स जो आपको मतलब कुछ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, मतलब ह्यूमन बीइंग को इकोनॉमिकली कुछ बेनिफिट करेंगे। मतलब ह्यूमन बीइंग उस एंजाइम को यूज करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है जो आगे जाके वो बेच सकता है, उसको हमने बोला इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। दो एंजाइम है आपके लाइपेज एंड पैक्टिनेज, ये आप याद रख लेना। इन एंजाइम का फंक्शन आगे जाके मैं बताऊंगी, ठीक है? तो लाइपेज एंड पैक्टिनेज दो एंजाइम होते हैं जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। लाइपेज दोनों में एज है, एज का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। लाइपेज लिपिड्स को तोड़ता है एंड पैक्टिनेज प्रोटीन को तोड़ेगा। और आगे जाके आपको पता चलेगा कि कैसे ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, ये क्या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 17, नेम एन इम्यून इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। यहाँ पे बोला है कि कोई ऐसा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का नेम बताइए, ठीक है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का क्या मतलब होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब आप लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, आई विल ड्रॉ हियर एंड लेट यू नो व्हाट डज इट मीन। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इम्यूनोसप्रेसिव, तो इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट वो होता है जो आपके इम्यून सिस्टम का जो भी रिएक्शन है उसको सप्रेस करेंगे, नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। आपका जो इम्यून रिएक्शन उसको लो डाउन करेंगे। मतलब आप समझिए आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, बॉडी के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? इम्यून रिएक्शंस करती है ना? इम्यूनिटी मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं आपके, सी सेल, टी सेल सब पढ़ा होगा आपने। बी सेल, टी सेल, किलर टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, तो वो इम्यून रिएक्शंस होती हैं। तो अगर हमने उस ह्यूमन बीइंग को जिसमें इन्फेक्शन हुआ है उसको हमने साइक्लोस्पोरिन दे दिया, साइक्लोस्पोरिन बी, जो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो ये जो रिएक्शंस होंगी ना ये कम हो जाएंगी। ये इसका काम होता है। रिएक्शंस के चलते इंसान को बुखार आता है, सूजन आती है, लाल-लाल सूजन, बुखार आता है। ये सब रिएक्शंस की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो अगर हमने ये एजेंट दे दिया जो इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे, कम कर दे, तो ये सब सिम्पटम्स नहीं आएँगे। तो एक एग्जांपल जो इसका है वो साइक्लोस्पोरिन बी नहीं ए था, ठीक है? एक एग्जांपल इसका है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इज़ एन immunosuppressive agent
ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए डिराइव फ्रॉम फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, कहां से निकलता है ये? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है। ओके, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम is used as an immunosuppressant during organ transplants. This prevents the rejection of the transplanted organ. ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम है वो याद रखना, इससे साइक्लोस्पोरिन ए निकलेगा। ये इम्यूनोसप्रेंट की तरह यूज होता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। देखिए, जब भी किसी इंसान को, मान लीजिए ये इंसान ए है, इसकी दोनों किडनी खराब हो गई है, बोथ किडनीज आर फेल, बोथ किडनी फेल, तो इसके ए जो है, इसका जो वाइफ है, इसकी वाइफ की दोनों किडनी सही काम कर रही है, तो इसकी वाइफ ने बोला है कि मैं अपना एक किडनी अपने हस्बैंड को डोनेट कर दूंगी। तो अब वाइफ बी का किडनी हमें ए में डालना है। लेकिन जब भी हमारे ए बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आती है, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, या फिर ये जो बी का किडनी है ये भी ए के लिए फॉरेन बॉडी की तरह ही है, तो इम्यून रिएक्शंस होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा केस है कि बी को ए को देना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलते हैं, राइट? ऑर्गन को एक से दूसरे में ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसप्लांट करना। तो इम्यून रिएक्शंस को अगर हमें कम करना है या रोकना है, तो हम उनको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स दे देंगे, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए। ये वन ऑफ द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ये हम दे देंगे जिससे ये इम्यून रिएक्शंस रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम है। तो यूज एन इम्यूनोसप्रेशन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, दिस प्रिवेंट्स द रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ये प्रिवेंट करता है रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ठीक है, जो भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसके वो रिजेक्शन को ये इनहिबिट करता है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रोड शेप वायरस। रोड का मतलब क्या है? रोड का मतलब है लंबा, ऐसे रोड की तरह। तो कोई ऐसे वायरस का नाम बताओ, क्वेश्चन में बोला है जो ऐसे रोड शेप हो, जिसका शेप ऐसा हो। तो आपको याद आना चाहिए टोबैको मोजाइक वायरस, इसका जिक्र एनसीईआरटी में भी किया है। TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, तो आप इसको याद करने का टेक्निक क्या रखोगे, मैं बताती हूँ क्या टेक्निक रखना है। आपने बीड़ी या सिगरेट देखी होंगी, देखी तो सबने ही है। ठीक है, तो वो ऐसे रोड शेप होती है लाइक दिस। उसके अंदर होता क्या है, डू यू नो? उसके अंदर होता है टोबैको। क्या होता है? टोबैको। तो ऐसे आप याद रख लेना, टोबैको मोजाइक वायरस रोड शेप होता है। ये एक ट्रिक है याद रखने का। तो टोबैको मोजाइक वायरस, और देखिए डायग्राम राइट स्क्रीन पे दिखाई दिया मैंने। देखिए ऐसा ये रोड शेप बना हुआ है, और ये आरएनए वायरस होता है। इसके अंदर डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है। तो ये देखो कॉइल्ड आरएनए दिख रहा होगा आपको पिंक कलर से, और जूम कर देते हैं। हाँ, पिंक कलर से ये जो कॉइल्ड आरएनए दिख रहा है, दिस इज कॉइल्ड आरएनए, एंड दिस इज रोड शेप ग्रीन कलर का इसका कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? आउटर प्रोटीन लेयर। ठीक है, और ये रोड शेप आरएनए है। 300 नैनोमीटर का इसका लेंथ है, 80 नैनोमीटर का इसका विड्थ है, एंड दिस इज रोड शेप टीएमवी। लिख के आ जाना और डायग्राम बना के जरूर आना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे डायग्राम बनाओगे तो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बोल रहा है कि व्हाट इज द, एक मिनट यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन बोथ द rumen of cattle and shids of sewage treatment। इसमें ऐसा बोला है, स्लज को है वो, शिड्स नहीं है। ठीक है, स्लज। इसमें ऐसा बोला है कि ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कैटल के रुमेन में भी मिलेगा। कैटल का रुमेन ऊपर दिखाया था, दोबारा देखिए, ये कैटल का रुमेन होता है, जो पेट होता है, यहाँ पे भी मिलेगा, और आपके सीवेज ट्रीटमेंट के स्लज में भी मिलेगा। आप सीवेज ट्रीटमेंट का स्लज भी आपको दिखाना चाहिए, है ना? देखिए ये है सीवेज ट्रीटमेंट का स्लज। ये जो आपको स्लज निकलते हुए दिख रहा है ना, यहाँ पे जब वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से स्लज निकल रहा है, फिर एक्टिवेटेड स्लज निकल रहा है, जो एरेशन टैंक है वहां से, ये होता है स्लज। क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो रुमेन में भी मिलेगा और इन स्लज में भी मिलेगा, तो उसका नाम बताना है। उसका नाम बताना है।
तो नाम आपको क्लियर होगा। आप देख लीजिए रुमेन में क्या मिलता है, मिथानोबैक्टीरियम मिलता है, राइट। और आपके स्लज में क्या मिलता है, मिथानोजन बैक्टीरिया मिलता है, इसलिए मिथानोजन बैक्टीरिया आर फाउंड इन बोथ रुमेन एंड स्लज ऑफ सी बेस्ड ट्रीटमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नेम अ माइक्रोब दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज। स्विस चीज की बात तो पहले भी हुई है, ऐसी दिखती है येलो कलर की, कहाँ देखी थी आपने? आप सबने टॉम एंड जेरी देखा होगा, टॉम एंड जेरी के अंदर जो जेरी चुराता था टॉम से, वो स्विस चीज ही था। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा आपका वो है, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की बात की गई है शायद। हाँ, तो कौन सा ऐसा माइक्रोब है जो स्विस चीज बनाने में काम में आता है, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा, उस माइक्रोब का नाम मैं भी नहीं ले रही हूँ, पहले भी पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में था ये, उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए, ये आपको पता होगा। लेकिन पहले क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बताया था कि कैसे स्विस चीज बनता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए की हेल्प से। तो ये डायग्राम देखिए और इसमें समझते हैं। तो देखिए, अपने दही के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होते हैं ना, आपके मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज। तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया आता है, इन लैक्टोज को तोड़ता है और इनसे एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड। तो ये बन गया दही। लैक्टोज था मिल्क, लैक्टिक एसिड है दही। अब इस दही के अंदर हमने डाल दिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए। ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए जब इसने हमें डाला, तो इसने लैक्टिक एसिड को तोड़ के दो चीज बनाई, एक तो CO2 बनाई जो उड़ गई बबल्स बन के, ठीक है, और दूसरा इसने बनाया प्रोपियोनिक एसिड। तो ये जो स्विस चीज होता है जो आपको दिख रहा है, ये जो छेद दिख रहे हैं ना आपको, ये छेद है CO2 के उड़ने की वजह से। जब लैक्टिक एसिड में प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए डाला और CO2 निकला, तो CO2 गैस फॉर्म में था और वो निकल के उड़ गया। तो यहाँ से देखिए CO2 उड़ा तो ये यहाँ पे होल्स बन गए, और प्रोपियोनिक एसिड होता है आपके स्विस चीज के अंदर, तो यहाँ पे है प्रोपियोनिक एसिड। तो इसलिए ये इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे स्विस चीज बनाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज इन्वॉल्व्स द फर्मेंटेशन बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया की हेल्प लगी है, पहला तो लैक्टोबैसिलस था जिसने लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बनाया, फिर प्रोपियोनी बैक्टीरियम था जिसने लैक्टिक एसिड को आपकी प्रोपियोनिक एसिड एंड CO2 में बनाया। तो मिल्क से बनता है चीज। कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप द सरफेस ऑफ द चीज फॉर्मिंग द लार्ज होल्स। ठीक है, ये आप लिख के आना कि इसके होल्स कैसे बने। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। हमने वेरी शॉर्ट सारे कंप्लीट कर लिए, 20 थे। हमने एमसीक्यूज भी कर लिए जो आपके कितने थे, एमसीक्यूज आपके 18 थे। तो शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर फ्लॉक्स इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के अंदर पूछा है कि फ्लॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बात तो व्हाट इज फ्लॉक, दैट यू नीड टू नो। देन आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो कि क्यों फ्लॉक्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको डायग्राम दिखा, फ्लॉक्स क्या होता है। तो डायग्राम ऊपर चलते हैं हम डायग्राम देखने। राइट स्क्रीन पे देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स क्या है ये नहीं बोला है, लेकिन पूछा है कि फ्लॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहले तो यू हैव टू डिफरेंशिएट कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमने किसको बोला है। मैंने पहले भी बताया था, प्राइमरी ट्रीटमेंट को बोलते हैं हम फिजिकल ट्रीटमेंट, हाँ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फ्लॉक्स क्या होते हैं, फ्लॉक्युलेशन क्या होता है, सेपरेशन होता है। ठीक है, जो भी आपका वेस्ट वाटर है जिसमें जो भी मिट्टी वगैरह है, वो सेपरेशन टैंक, जो सेटलिंग टैंक है जो आपको यहाँ पे ये टैंक्स दिखा रखे हैं, ये टैंक्स दिखा रखे हैं, इन टैंक्स के अंदर मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाती है और ऊपर सिर्फ पानी रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्लॉक्युलेशन। ठीक है, तो फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स वही सब केमिकल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्स। अब क्वेश्चन में बोला कि इन फ्लॉक्स की क्या जरूरत है। फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके पानी के अंदर हम यूज करते हैं पानी को क्लियर करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए।
सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब आपका होता है सीवेज का, अगर मैं आपको ज़ूम इन करके दिखाऊँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या है ना, ये जो यहाँ पे एरेशन टैंक है, एरेशन टैंक, इससे निकलने के जस्ट बाद यहाँ पे जो सेकेंडरी क्लैरिफायर है, यहाँ पे फ्लॉक्स बन जाता है। फ्लॉक क्या है? एक मेश होता है, बैक्टीरिया का फंगल के साथ मिलके एक मेश हो जाता है, जो यहाँ पे बनता है। और ये जो मेश है ये फिल्टर की तरह काम करने लगता है, तो इनको बोलते हैं फ्लॉक्स। ठीक है, और फ्लॉक्स क्यों जरूरी है? फ्लॉक्स एक तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, तो पानी को साफ करने में हेल्प करेगा, दूसरा फिल्टरिंग में भी काम करेगा। तो इसलिए flocks are very necessary and I have written the point here, so you have to see the point first. ये आपको लिख के आना है। Flocks are important in biological treatment of wastewater as they consume a major part of the organic matter in the effluent and reduce the purity of the effluent significantly. ये क्या करता है? फ्लॉक्स ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है आपके पानी के अंदर उनको खा जाता है। फ्लॉक्स जैसा कि मैंने बताया एक बैक्टीरिया और फंगस का कॉम्बिनेशन है जो पानी के अंदर हम डालते हैं और पानी को क्लियर करने में हेल्प करता है। तो कैसे करता है? जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है पानी के अंदर वो खा जाता है, और ऑर्गेनिक मैटर जब भी खा जाएगा तो बीओडी क्या है? बीओडी क्या है? जो भी आपका ऑक्सीजन डिमांड है उसको हमने बीओडी बोला है, तो ऑक्सीजन डिमांड को ये कम कर देता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को खा गया है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो था वो ऑक्सीजन डिमांड उसकी वजह से बढ़ रहा था, तो हमने जब ऑर्गेनिक मैटर को खा लिया तो जो बीओडी होता है वो कम हो जाता है, इसलिए फ्लॉक्स नेसेसरी होता है। आर यू गेटिंग मी? व्हाई फ्लॉक्स आर नेसेसरी? दैट्स व्हाई फ्लॉक्स आर नेसेसरी। तो गाइस वी आर डन विद very short answer type of questions, short answer type of questions. Now the rest of the questions, that is short answer type questions till question number 14, and यहाँ पे 6 long answer type of questions है. So these questions we will cover in our next session, that is part 3 of this particular chapter. I hope you are able to understand the concepts. Majorly इस वाले chapter में आपको MCQs इतने नहीं आएंगे, लेकिन in point of view of your boards exam of 12th class, this chapter is very important. They will ask you about sewage treatment, wastewater management, okay, all these bacteria and microbes which are helpful in making of Swiss cheese, Roquefort cheese. ये सब आपको अच्छे से याद करना है। और कैटल के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, women, मिथानोजन बैक्टीरिया, बायोगैस प्लांट, दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यही सब आएगा, इसके अलावा तो ज्यादा कुछ वो नहीं पूछेंगे। So thank you so much. I'll see you in my next session.